इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा 'अनिल फ़हश। Meneng, iki panas loh. Assalamualaikum Dila. तो मूवी की शुरुआत एक गर्ल्स हॉस्टल से होती है जहां सभी लड़कियां सुबह की मॉर्निंग प्रेयर के लिए जाती हैं। इस बीच हरलीना को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो वो अपने रूम में जाने लगती है। यह देखकर उसकी एक फ्रेंड ओबी को बहुत अजीब लगता है। फिर सब अपने कामों में लग जाते हैं और रूम में हरलीना सो जाती है। इस बात की खबर एक टीचर को हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। इस बात की सज़ा पूरी क्लास को मिलती है, वह भी पूरा स्कूल साफ करने की सज़ा। इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा ओबी को होता है। वह सोचती है कि हरलीना की इस गलती की सज़ा हमें क्यों मिल रही है। इसके बाद वह बाथरूम में जाती है और वह देखती है कि बाकी सारी लड़कियां सफाई करने के साथ साथ हंसी मजाक भी कर रही हैं। वह बहुत इंजॉय करके अपना काम कर रही होती हैं। ओबी को ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह हरलीना को बहुत उल्टा सीधा कहने लग जाती है कि आराम भी तुम करो और मज़े भी तुम करो और हम काम करें। यहाँ पर रैनम, जो कि हरलीना की रूममेट भी थी, वह ओबी से कहती है कि तुम्हें हरलीना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वह हमारे स्कूल में नई है और उसे स्कूल के रूल्स के बारे में नहीं पता। तो ओबी उससे कहती है, हाँ नई आई है और आते ही इसने हमारी ज़िंदगी नर्क बना दी है। चलो यहाँ से, जिसने रायता फैलाया है वही समेटेगी, खुद साफ करेगी वो ये सब। यहाँ तक कि वो और भी कीचड़ यहाँ लगा जाती है जिससे उसे और भी मुश्किल हो, और सबको अपने साथ जाने का कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। बाकी सब लड़कियों ने भी हरलीना को अकेला छोड़ दिया था सिवाय रैनम के, जिसे हरलीना पर तरस आ रहा था। हरलीना रैनम से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं अकेले अकेले मैनेज कर लूँगी। ये सब रैनम नाम में अपना सिर हिलाकर काम में लग जाती है और इससे इनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है। हरलीना रैनम को बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल के काम करने में इसलिए भी मज़ा आ रहा है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जो मुंह से निकालती थी उसे पूरा कर दिया जाता था। अब तक वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रही थी। यहाँ के रूल्स के मुताबिक एडजस्ट होने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इतने में ही उसका काम खत्म हो जाता है और अगला दिन भी हो जाता है। आज सभी बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आए थे। हरलीना की मॉम भी हरलीना से मिलने के लिए आई थी। हरलीना उनसे कहती है, मॉम मुझे इस बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहना, यहाँ पर कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ पर कोई भी मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है, यहाँ की बेडशीट्स में से भी बहुत स्मेल आती है। ये सुनकर हरलीना की मॉम हंसने लगती हैं और कहती है, मैं कल ही तुम्हें बहुत सारी बेडशीट्स ला दूंगी। इतने जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक सेमेस्टर तो यहाँ गुजारो। अगर उसके बाद भी तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी। इतने में वो देखती हैं कि ओबी के पेरेंट्स उसे डांट रहे थे। हरलीना समझ गई कि ओबी को ये डांट उसी की वजह से पड़ रही है। हरलीना को बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन ओबी का गुस्सा हरलीना के लिए और बढ़ गया। रात में दिखाया जाता है कि हरलीना कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और रैनम को ये अच्छा लगता है। तो रैनम उससे कहती है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना। हरलीना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो उससे कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना स्कार्फ प्रेस करके आती हूँ। जिस टाइम वो प्रेस कर रही थी उसी टाइम ओबी अपने दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती उसके रूम में घुस आई। ओबी हरलीना के बाल खींचते हुए कहती है कि समझती क्या हो तुम अपने आप को, हमारे बारे में टीचर्स को शिकायत करोगी और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हरलीना उससे कहती है कि मैंने टीचर को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ओबी उसकी कोई बात नहीं मानती और उसके एक थप्पड़ मार देती है। वो देखती है कि हरलीना के घर से खाना आया हुआ था। वो उस खाने को चबाकर हरलीना के मुंह पर थूक देती है। हरलीना अपने आप को छुड़ाकर रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूम के बाहर खड़ी हुई लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और दोबारा रूम में ले आती हैं। हरलीना गिर जाती है। वहीं ज़मीन पर आयरन पड़ी होती है जो अभी भी गर्म थी। उस पर हाथ लगने की वजह से हरलीना का हाथ जल गया था।
हरलीना दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन ओबी वही प्रेस उठाकर उसके मुंह के पास लाकर उसे धमकाने लगती है। हरलीना किसी तरह खुद को छुड़वाकर वहां से भाग निकलती है। वो किसी तरह मॉस्क के पास पहुंचकर रैनम को ये सब बताना चाहती है। तभी ये लड़कियां पीछे से आकर उसे पकड़ लेती हैं। यहाँ रैनम को भी फील हुआ कि किसी ने उसे पुकारा, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ जाती है। अब ओबी और उसके दोस्त हरलीना को वॉशरूम में ले आ जाते हैं और उसके जले हुए हाथ को डिटर्जेंट वाले पानी में डाल देते हैं, जिससे उसे और भी ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और फिर वो ठंडा पानी हरलीना के ऊपर डाल देते हैं और उससे बहुत मारते हैं। इस दफ़ा हरलीना खुद को छुड़वाती है और इतनी तेज़ी से भागती है कि स्कूल के गेट ही पार कर जाती है। तभी एक गाड़ी आती है और हरलीना को कुचलती हुई निकल जाती है। अगली सुबह हम हरलीना के डैड को देखते हैं, जो हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ हरलीना एडमिट थी, जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। हरलीना की मॉम, जो पहले ही यहाँ पर मौजूद थी, अपनी एक लौती बेटी को यह हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थी। हरलीना के डैड उसकी बॉडी पर जलने के और मारपीट के निशान देखते हैं और वो वहाँ के स्टाफ को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल अच्छा बनने के लिए भेजा था, टॉर्चर होने के लिए नहीं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हरलीना की ईसीजी कंप्यूटर लाइन बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, जिसका मतलब है वो मर चुकी थी। सीन बदलता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में सभी लड़कियों को सूखे हुए कपड़े उतारने को देखते हैं। जैसे ही रैनम बेडशीट उतारती है, उसे पीछे हरलीना खड़ी हुई दिखती है। ये सब लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इस टाइम हरलीना पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे का रंग किसी मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। जिन लड़कियों ने हरलीना को टॉर्चर किया था, वो उसे देखकर डर जाती हैं। उन्हें देखकर हरलीना बहुत क्रीपी हंसी हंसती है और रैनम उसे अपने गले लगा लेती है। अगले सीन टीचर की मीटिंग का होता है, जो ये डिस्कशन कर रहे थे कि अब जब हरलीना वापस आ गई है तो क्या हमें उसके केस को स्टडी करना चाहिए या नहीं। उनके स्कूल के प्रिंसिपल भी किसी दूसरे स्कूल में गए हुए थे और उनका लौटना काफ़ी दिनों तक मुमकिन नहीं था। कोऑर्डिनेटर उनसे कहते हैं कि हमें ये केस यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्कूल की बहुत बदनामी होगी। वह कहते हैं कि हरलीना को स्कूल की लड़कियों ने ही टॉर्चर किया था और अब जब उन्हें स्कूल में ही वार्न कर देंगे। रात में हमें दिखाया जाता है कि ओबी और उसकी दोस्त को पूरे स्कूल की देखने की ड्यूटी लगती है। उन्हें रात को स्कूल चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ओबी उससे कहती है कि हम अलग अलग पूरे स्कूल को चेक करेंगे। वो वॉशरूम को चेक करने जाती है तो स्कूल के कॉरिडोर से उसे अलग अलग तरह की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ देखती है तो उसकी दोस्त खड़ी हुई है। वो जैसे ही कंधे पर हाथ रखती है तो उसकी दोस्त किसी भूत की तरह उसे देखने लगती है। इस तरह उसे लड़की का चेहरा और आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो भागती हुई स्टाफ रूम में जाती है और टीचर को दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर देती है, लेकिन टीचर गेट नहीं खोलते और वो लड़की यहाँ आ जाती है और गले से ओबी को पकड़ लेती है और कहती है कि ये सब उसी की सज़ा है जो तुमने किया था। अचानक से इस लड़की का चेहरा हरलीना के चेहरे में बदल जाता है। इस बार वो और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। आवाज़ सुनकर टीचर भी बाहर आ जाते हैं और उस लड़की के हाथ में ओबी का गला देखकर छुड़वाते हैं। तभी वो पॉजेस्ड हुई लड़की अपनी पूरी ताकत से टीचर को ही नीचे गिरा देती है। टीचर समझ जाते हैं कि इस लड़की को किसी ने पॉजेस्ड किया हुआ है। इतने में ही वो उसका पूरा सर पकड़ लेते हैं और डीमॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ पढ़ने लगते हैं और दूसरे टीचर से पानी मंगवाते हैं। उस पानी पर वो कुछ पढ़कर उस पानी को पीकर उसी लड़की के चेहरे पर फेंकते हैं और कुछ देर के लिए वो डीमॉन कमज़ोर पड़ जाता है। टीचर उस एंटिटी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो एंटिटी उसे बताती है कि मैं शैतान हूँ। जो कुछ भी ओबी के साथ हुआ था उसके बाद वो बहुत डर गई थी और अपने कमरे में लॉक हो गई थी। रैनम और उसके बाकी दोस्त जब ओबी से मिलने के लिए आते हैं तो ओबी को अपनी दोस्त की शक्ल में हरलीना का डरावना चेहरा दिखाई देता है। ओबी अपना पिलो उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है कि चले जाओ तुम सब यहाँ से।
सबको ये देखकर बहुत अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। ओबी उन्हें बताती है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, ये सीटी नहीं है, ये हरलीना है, ये मुझे मारने आई है। अब रात को रैनम कुरान पढ़ रही होती है तो वहाँ हरलीना भी आ जाती है। रैनम उसे देखकर खुश तो हो जाती है, मगर उसे एक बात बहुत परेशान करती है। हरलीना यहाँ इस तरह कुरान पढ़ रही है जैसे उसे कुरान पढ़ना ही नहीं आता। रैनम उसे इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हरलीना की आवाज़ बदल जाती है और किसी शैतान जैसी हो जाती है। रैनम को ये काफ़ी अजीब लगता है और रैनम यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो अपने रूम में आती है तो वो देखती है हरलीना नमाज वाले कपड़े पहनकर अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। रैनम उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, तो हरलीना उसे उल्टा भयानक आवाज़ में पूछती है कि तुम क्या कर रही हो मुझे देखकर। इस बात का रैनम के पास कोई जवाब नहीं था तो वो वहाँ से चली जाती है। रात में पूरे स्कूल को देखने की ड्यूटी रैनम और ओबी की होती है और ओबी उससे कहती है कि मैंने रात की प्रेयर नहीं की है, तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जब रैनम ओबी का इंतज़ार कर रही होती है तो वो देखती है हरलीना उन्हीं कपड़ों में अजीब ढंग से बाहर चलती हुई स्कूल से बाहर निकल जाती है। वो उसका पीछा करने के लिए जाती है, तभी मॉस्क में अचानक से लाइट चली जाती है और ओबी को डर तो लगता है, मगर वो अपनी नमाज को कंटिन्यू करती है। फिर अचानक से वो नमाज पढ़ रही होती है, एक भयानक आवाज़ में उसके कानों में गूंजने लगता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन उसने अपनी नमाज नहीं छोड़ी। फिर वो देखती है कि वो उल्टी तरफ नमाज पढ़ रही थी। वो सीधी तरफ नमाज पढ़ना शुरू करती है और देखती है वो फिर से उल्टी तरफ मुड़ी हुई है। वो शुरू तो सीधी तरफ से करती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही उल्टी हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने कई दफ़ा नमाज को तोड़कर दोबारा शुरू किया था और अब वो भयानक आवाज़ भी ज़्यादा आने लगी थी, लेकिन उसने ये फैसला कर लिया था कि वो नमाज नहीं छोड़ेगी। जैसे ही उसने नमाज शुरू की, नमाज पूरी करके देखा तो इस बार वो सीधी तरफ ही खड़ी थी। जैसे ही शुक्र करके उसने साइड में देखा, वैसे ही हरलीना का भयानक चेहरा उसके सामने था। किसी भूत की तरह हरलीना उसके साथ बैठी हुई थी। वो बहुत तेज़ चीख मारती है। यह आवाज़ सुनकर रैनम ओबी के पास आती है और देखती है वो अभी भी नमाज पढ़ रही थी। बहुत देर के बाद वो एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। ये देखकर रैनम को अजीब लगा। जैसे ही उसने ओबी को टच किया, उसने देखा ओबी तो मर चुकी है। उसका चेहरा भी बुरी तरह काला पड़ चुका था। ये देखकर रैनम बुरी तरह टूट जाती है। अगले दिन हमें ओबी का फनरल दिखाते हैं। इसके बाद सब मिलकर प्रेयर करते हैं और इसके साथ हम हरलीना को देखते हैं, जिसके चेहरे पर हम एक शैतानी हंसी देखते हैं। इसके बाद ओबी की फैमिली भी ओबी का सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है और रैनम भी ये सब देखती रहती है। तभी हरलीना उसके पास आती है और रैनम उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी? तो वो कहती है कि मैं अपने रूम में थी। उसे हरलीना की बात मान तो ली होती है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था और कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि सबके पीछे हरलीना थी। अब ओबी तो जा चुकी थी और उसकी रूममेट सीटी रैनम से कहती है कि तुम मेरी रूममेट बन जाओ। रैनम मान जाती है क्योंकि अब उसे भी हरलीना से डर लगने लगा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और सभी टीचर कोऑर्डिनेटर से कहते हैं हमें ओबी के पेरेंट्स को ये बात बता देनी चाहिए कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी। इसके पीछे एक खास वजह है जिसको हमें तलाश करना चाहिए। कोऑर्डिनेटर उनसे कहता है कि हमें ऐसी कोई बात स्कूल से बाहर नहीं निकालनी चाहिए जिसके लिए हम खुद ही कंफर्म नहीं हैं, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है कि यह मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बात हमें प्रिंसिपल को भी बतानी चाहिए और सारे बच्चों को उनकी फैमिली के पास वापस भेज देना चाहिए। पहले हरलीना और इसका इस तरह टॉर्चर होना और अब ओबी का इस तरह मर जाना, एक लड़की का पॉजेस्ड होना, ये सब छोटी बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ रैनम को दिखाते हैं जो सीटी के साथ रूम में आ गई है, लेकिन उसे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे नींद आ जाती है तो बीच में उसकी आँख खुलती है तो वह देखती है कि वह सीटी के रूम में नहीं
वह हरलीना के रूम में थी। यहाँ पर वो देखती है कि हरलीना ऊपर वाले बेड पर बैठकर अपनी टांगों को बहुत तेज तेज हिला रही है। उसकी टांगों को देखकर वो बहुत डर जाती है। अब हरलीना अपनी डरावनी आवाज़ में कहती है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? ये सुनकर रैनम और ज़्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ करवट ले लेती है। तभी हरलीना अपने बेड से नीचे उतर आती है और रैनम को बुलाती है। अजीब बात यह है कि जैसे ही रैनम पीछे मुड़कर देखती है, हरलीना वहाँ से गायब हो जाती है। रैनम हरलीना को देखने रूम से बाहर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीटी भी रैनम को रूम में नहीं देखती और वो अपनी दूसरी रूममेट को जगाती है। फिर वह दोनों मिलकर रैनम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब ये दोनों लड़कियां कॉरिडोर में थीं। तभी उस लड़की को फील होता है सीटी उसके पीछे गायब हो गई। तभी वो मुड़कर देखती है, सीटी सच में ही उसके पीछे से गायब हो चुकी है। तभी कॉरिडोर में एक भयानक आवाज़ गूंजती है और कहती है कि अपनी खैर मनाओ डेला। डेला इसी लड़की का नाम होता है। डेला अपना नाम सुनकर बहुत घबरा जाती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, हरलीना अपने भयानक रूप में खड़ी होती है और उस लड़की ने जोर से चीख मारी और अपनी आंख पर हाथ भी रख लिया। थोड़ी देर में वहां पर रैनम आकर उसे संभालती है और पूछती है, सीटी कहाँ है? तभी उसे सीटी का ख्याल आता है। सीटी भी अंदर बाहर इनके दोनों को ढूंढ रही थी। तभी सीटी के सामने डरावनी हरलीना आ जाती है। वह भागती है और मॉस्क की तरफ चली जाती है और शुक्र मनाती है कि सारी लड़कियां उस टाइम वहीं पर थी। वो भी उन लड़कियों के साथ शामिल हो जाती है। लेकिन उसने एक बहुत अजीब चीज़ नोटिस की कि सारी ही लड़कियां बहुत तेज़ी से प्रेयर कर रही थी। जल्दी से प्रेयर ख़त्म करके सारी लड़कियां बहुत डरावने अंदाज में सीटी को देखती हैं। यह देखकर सीटी बहुत डर जाती है। इतने में ही एक कपड़ा उड़कर सीटी के मुंह पर आ गिर जाता है। इतने में ही सीटी बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और इतने में ही रैनम यहाँ आ जाती है और वह कपड़ा उसके मुंह से हटाती है। यह सब देखकर इतने ही टीचर को बुला लाती है और तेज तेज दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और आवाज़ देकर टीचर को उठाना चाह रही थी, लेकिन टीचर नहीं उठती। अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर भयानक रूप में हरलीना थी। उसने जब मुड़कर देखा तो यहाँ पर अब टीचर भी नहीं थे और रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। वो अब पीछे मुड़ी और उसने हरलीना की भयानक आवाज़ और धमकियाँ सुनाई दी। वो दीवार से लगने ही वाली थी कि अचानक से हरलीना ने उसे गले से पकड़ लिया और उसे मारने लगी। वो उसे मारने ही वाली थी कि उसकी चीखें सुनकर अब टीचर भी उठ गई। टीचर उठकर उस दूसरे रूम में आती हैं जहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं दिखता। लेकिन चीखों की आवाज़ कम नहीं हो रही थी। जैसे ही वो मस्जिद की तरफ गईं, उन्होंने देखा कि चीखें बाकी लड़कियों की थी, क्योंकि वो लड़की तो अब मर चुकी थी। उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। उसकी मौत भी ओबी की मौत जैसी थी। रैनम इस सब से बहुत दुखी थी। वो देखती है हरलीना पिलर के पीछे खड़ी हुई बहुत अजीब तरह से हंस रही थी। वो समझ जाती है कि ये सब हरलीना ने ही किया है। वो ये बात बताने के लिए टीचर के पास जाती है। टीचर भी ये बात समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ आ चुकी है। वो सभी लड़कियों को मॉस्क में बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हरलीना नहीं थी। टीचर हरलीना को ढूंढने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम हरलीना की मॉम को देखते हैं, जो कि एक फ़ोन सुनकर बहुत शॉक हो जाती हैं। वहीं वापस से उन लड़कियों को दिखाया जाता है। सीटी रैनम से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रैनम मान जाती है और सीटी वॉशरूम में चली जाती है। वो बाहर उसका वेट कर रही थी। तभी वो देखती है सीटी तो किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। वो उसका पीछा करती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। तभी असली सीटी पीछे से आ जाती है और वो देखते हैं कि ये सीटी के रूप में हरलीना होती है, जो कि अपने भयानक रूप में होती है, जिसे देखकर ये दोनों डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरलीना उनकी कोशिश नाकाम कर देती है और उन्हें पैर से पकड़ लेती है। आवाज़ सुनकर टीचर भी यहाँ आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि हरलीना की बॉडी में एक डीमॉन था। वो उसे हरलीना की बॉडी से निकल जाने को कहते हैं। इतने में यहाँ पर हरलीना के मॉम डैड भी आ जाते हैं। हरलीना की मॉम हरलीना को अपने साथ ले जाने की जिद करती हैं। यहीं से सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब हरलीना का एक्सीडेंट हुआ था।
तो वो उसकी मॉम की ही गाड़ी से हुआ था, जब वो उसे बेडशीट देने के लिए आ रही थी। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखती हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लकड़ी दिखाई देती है, जिसे साइड में करके वो अपने अपने रास्ते पर निकल जाती हैं। यहाँ पर जब उसके डैड उसकी कार पर लगे डेंट को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसके एक्सीडेंट के पीछे उसकी मॉम ही थी, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं बताते क्योंकि ये सुनकर उनकी वाइफ टूट सकती थी। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो डीमॉन हर्लिना की मॉम को ही अपने साथ जंगल में ले जाता है और थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर फेंक देता है। तब तक हम देखते हैं कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। हर्लिना भी यहाँ आ जाती है और ये सब उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि किसी के कब्जे में नहीं आती। कोशिश करके टीचर उसे फिर पकड़ लेते हैं और उसके डैड ये सब देखकर रो रहे होते हैं। सीन फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं हर्लिना उस दिन सच में मर चुकी थी, लेकिन अपनी एक लौती बेटी को वो मौत वो झेल नहीं पाते, तो वो एक जादूगर के पास जाकर हर्लिना को जिंदा करने के लिए कहते हैं। वो जादूगर उन्हें एक कील देता है। वह कहता है कि ये हर्लिना के सर में ठोक दो और उसके डैड से कहता है कि ये कील तब तक मत निकालना जब तक हर्लिना का बदला पूरा ना हो जाए। वो हर्लिना की मॉम से भी कहते हैं कि हर्लिना की हालत अब बेहतर होती जा रही है, तो मैंने उसे फिर से बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। बोर्डिंग स्कूल की सारी कहानी तो हम देख ही चुके हैं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। अब उसके डैड ही वो कील जाकर हर्लिना के सर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हर्लिना मर चुकी है और उसकी बॉडी में एक डीमॉन है जो उनकी बेटी को बदनाम कर रहा है। कील निकालते ही सब कुछ शांत हो जाता है। फिर हमें हर्लिना का फुनरल दिखाते हैं। स्कूल के सारे बच्चों को घर भेज दिया जाता है। फिर हमें रैनम को दिखाते हैं जो हर्लिना की ग्रेव पर आती है। वहीं उसके डैड अपनी वाइफ और बेटी की मौत के बाद बहुत सैड होते हैं। तभी जादूगर आता है और उनसे कहता है कि मैंने कहा था ना, जब तक हर्लिना का मकसद पूरा ना हो जाए कील को मत निकालना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अब जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और हर्लिना को हम उसके गेट पर खड़े हुए देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। Goodbye.